हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज़ का, जिसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सोल्व कराए हैं। और सोल्व करने का पैटर्न क्या रहेगा, किस पैटर्न पे आपको सोल्व करना है, किस पैटर्न पे केस स्टडी को पढ़ना है, किस पैटर्न पे अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, वो सभी कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे इसके अंदर। और अब रिमेनिंग कुछ केस स्टडीज़ हैं, वो भी मैं आपको सोल्व करा देता हूँ मेरे इस वीडियो में, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन, सभी पैटर्न के, सभी कंसेप्ट के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएं। फिर एग्जाम में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकें। पैटर्न रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पहले आप केस स्टडी को एक बार अच्छे से रीड करके मार्किंग करते जाएंगे, जैसे मैंने आपको मार्किंग करके दी है और मैं आपको क्लास में बताता हूँ मार्किंग का कंसेप्ट। तो पहले केस स्टडी को रीड करके और एक बार जो भी पॉइंट्स आपको लगता है, कोई की पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट पैरा है, आप उसको पहले मार्किंग करते जाएंगे। उससे केस स्टडी की समरी आपके सब बनकर आ जाएगी और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इजीली आप सोल्व कर पाएंगे, जैसा कि मैंने पहले सभी वीडियोस के अंदर पैटर्न बताया है। तो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस अपने बचे हैं तो वो आज मैं आपको करा देता हूँ कंप्लीट। तो अब अपने पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उनमें से मैं वो करा रहा हूँ पहले आपको, जिनमें कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आ जाता है या जिसमें आपको प्रॉपरली समझना कंपलसरी है, तो पहले वो केस स्टडीज़ कराऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप इजीली उस पैटर्न के भी सोल्व कर सकें। रिमेनिंग जो केस स्टडीज़ हैं आपकी रह जाती हैं कोई भी, तो वो आप खुद सोल्व करके देखिएगा और वो केस स्टडीज़ मैं आपको करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है या जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, जिसमें कुछ आपको बेसिक क्लियर करना जरूरी है, तो वो मैं मेन केस स्टडीज़ आपको सभी करा देता हूँ। फिर रिमेनिंग यदि कोई अपनी एक दो केस स्टडी रह जाती है तो आप उनको सोल्व कीजिएगा, रहेंगी वही केवल जिनमें कुछ कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा, उसमें कोई टेक्निक लॉजिक नहीं है जिसके अंदर डायरेक्ट आप जिन्हें सोल्व कर सकते हो, तो वो आपको मैं कराता हूँ। 17 नंबर तक मैंने कराई थी आपको। नेक्स्ट अपन रिमेनिंग पे चलते हैं। तो रिमेनिंग पहले मैं 19 नंबर केस स्टडी पे आऊँगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी है और उसमें कुछ कंसेप्ट भी है उसके अंदर, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाएँ। तो पहले 19 पे आते हैं और फिर अपन वो केस स्टडी सोल्व करेंगे जिनमें कुछ कंसेप्ट है, कुछ लॉजिक है, जिनको कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, वो अपन कराएंगे। रिमेनिंग मैंने सभी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको सोल्व करा दी हैं। तो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 केस स्टडी पे। और सभी में मैंने आपको ये इस तरह से हाईलाइट करके दे रखे हैं सभी क्वेश्चंस में कि उस केस स्टडी में से क्या क्या मेन के सेंटेंसेज हैं, मेन क्या लाइंस हैं, जिनको आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हैं सभी में और ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। और यदि आपके पास किसी स्टूडेंट के पास बाई चांस यदि ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो वीएसआई का जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो आपने यदि ज्वाइन नहीं किया है तो वीएसआई का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, तो उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और मैंने इस पीडीएफ के अंदर केस स्टडी की समरी बना रखी है, सभी केस स्टडी की समरीज बना रखी हैं और मैंने वो सेंटेंस हाईलाइट कर रखे हैं कि जिन भी आप पढ़ लेंगे, पूरा केस स्टडी नहीं पढ़ के आप हाईलाइटेड सेंटेंस पे यदि पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे और एक समरी बनकर आ जाएगी आपके पास केस स्टडी की। तो अपन 19 नंबर जो केस स्टडी है उस 19 नंबर केस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और उसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट लॉजिक है इसके अंदर, तो इसलिए मैं आपको वो केस स्टडी करा रहा हूँ। आज वो केस स्टडी करेंगे जिनमें कुछ लॉजिक्स आते हैं, जिनमें कुछ कंसेप्ट आता है कि वो समझोगे नहीं तो केस स्टडी सोल्व नहीं कर पाएंगे, ताकि इस पैटर्न की केस स्टडी भी आप सोल्व कर सको। तो 19 नंबर जो केस स्टडी है उस 19 नंबर केस स्टडी में आपके पास कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है कि एक कंपनी है और वो है हियर यू, और ये कंपनी एक होम ग्रोन मिलेनियल ब्रांड प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड सर्विस फॉर क्लिनिकल डिप्रेशन एंड अनमॉड्यूलेटेड एंजाइटी। तो ये हियर यू एक ऐसी कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को, अपने पेशेंट्स को, डिप्रेशंस में यदि कोई पेशेंट्स हैं तो उनको ऑन डिमांड डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है, डिप्रेशन को कैसे कम करना है, तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड कराती हैं ऑन डिमांड। और प्लस कोई भी किसी को एंजाइटी है, कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो उनके सॉल्यूशंस के लिए, उनकी कंसल्टेंसी के लिए ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। और इस कंपनी ने अपनी जो सर्विस है ये सर्विस ऑन डिमांड प्रोवाइड कराती है और इसको पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया
ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं इसके अंदर। जैसे कि किसी भी पेशेंट को कोई डिजीज़ है या कोई डिप्रेशन में है वो, या उसको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, या कोई एंजाइटी है उसकी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की कंसल्टेंसी चाहिए तो ये कंपनी ऑन डिमांड अपने पेशेंट्स को, अपने कस्टमर्स को ऑन डिमांड इस तरह की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो डिप्रेशन से बाहर आ सकें इसके अंदर। तो ये सर्विस उनमें प्रोवाइड कराई गई है। और इसके लिए इन्होंने एक वही एप्लीकेशन, ऑनलाइन सर्विस देंगे तो एप्लीकेशन बना रखा है इन्होंने, और उस एप्लीकेशन में हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सनस को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं इसके अंदर, जिससे कि कोई भी मेंटल इनस्टेबिलिटी है तो उनको अपन प्रॉपरली सर्विस दे सकें और उनको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकें। तो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि आज का टाइम जो इतना बिजी टाइम है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, एक कोरोना पेंडेमिक टाइम चल रहा है इसके अंदर, तो हर एक पर्सन आज को अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, तो उस पर्पज़ के लिए इस तरह के एप्लीकेशन इस कंपनी ने प्रोवाइड करा रखे हैं, ताकि अपन उसको प्रॉपरली कंसल्टेंसी दे सकें इसके अंदर। फिर इसके बाद तो ये तो उसका वो सर्विसेज आ गया इसके अंदर, और ये जितने भी सर्विसेज आपको दे रही है ये सभी सर्विसेज जो हैं ऑन डिमांड आपको मिलेगी इसके अंदर। और देयर सर्विसेज हैव गुड ऑर्गेनिक रिच, और ऑर्गेनिक रिच है, बहुत बड़े लेवल पे उनके रिच है इसके अंदर, और सभी हर एज के, ऑल एजेस पीपल्स को ये सर्विस आप प्रोवाइड कराते हैं इसके अंदर। और मोस्ट एक्टिव एज ग्रुप जो है इनके लिए वो है 28 to 35 के एज के जो पर्सन्स हैं, उनके सामने प्रॉब्लम ये थोड़ी अभी ज़्यादा आ रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर आगे इसी में, ये तो हो गया हियर यू कंपनी का कंसेप्ट, ये तो हियर यू कंपनी का इंट्रोडक्शन आ गया है। फिर एक सेकंड ऑर्गेनाइजेशन और है इसके अंदर, और वो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर गुड्स ब्रांड पल्टो। तो वो हियर यू है, ये ध्यान रखिएगा, दो कंपनी है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो हियर यू और ये पल्टो। रिसेंटली इन्वेस्टेड हैविली इन द मेंटल हेल्थ सेगमेंट, तो इसने भी अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इस सेगमेंट के अंदर। फिर आगे बताया गया है पल्टोज लीडरशिप टीम हैज़ बीन इनफेमस फॉर एंटरिंग ए मार्केट इन्फ्यूजिंग ह्यूज फंड्स ऑन डेवलपमेंट द मार्केट, तो मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ा फंड उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। प्लस एडवर्टाइजिंग ऑन ऑल मीडिया फॉर्म्स, हर मीडिया फॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, इन सब पे ये अपना ऐड देते हैं, जिससे कि अपना मार्केट अपना अच्छा डेवलप कर सकें इसके अंदर। एंड चर्निंग आउट मनी फ्रॉम द कस्टमर्स, तो अपने कस्टमर्स से अपन जितना हो सके अपनी मनी ले सकें, और एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम, अपने ब्रांड नेम को एस्टेब्लिश कर सकें। तो उसके लिए एक नई कंपनी है इस मार्केट में, इस सेगमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका हियर यू वॉज स्प्रेड अवेयरनेस एंड सर्व द इंडिविजुअल्स इन नीड अकॉर्डिंग, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उनको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इसके अंदर। सेटअप ए डायलॉग बिटवीन दोज हु माइट नीड कंसल्टेशन एंड दोज आर गोइंग थ्रू इट, तो इसके लिए कम्युनिकेशन बनाया गया है, उस कम्युनिकेशन से आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हो। अब इसका कंसेप्ट ये है हियर यू इज कंसेंट विथ इट्स ऑर्गेनिक रिच एंड प्लान्स टू इन्फ्यूज मोर ऑन देयर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ध्यान रखिएगा क्वालिटी ऑफ सर्विस पे उन्हें फोकस करना है रेदर देन एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे तो एक बार तो ब्रांड नेम बन जाता है, लेकिन उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो अफोर्डेबल कॉस्ट में आप अपने प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकते हो। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, जो ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक रीच करना है, और अपना प्लान है कि अपने को बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस देना है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अपने चल रहे हैं उसी प्रोडक्ट को मुझे मैनेज करना है, उन्हीं सर्विस को मुझे मैनेज करना है, उन्हीं की बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करानी है, और वो भी किसमें, अफोर्डेबल के अंदर, अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करानी है। तो इसीलिए अपनी क्वालिटी पे फोकस कर रही है, ये इनको मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये यदि कंपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करेगी तो उससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, और कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद आप अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइस में, कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए कंपनी को
क्वालिटी ऑफ सर्विस पे फोकस करना है। जो एग्जिस्टिंग मेरे प्रोडक्ट चल रहे हैं उन्हीं को मुझे मेंटेन करना है, उन्हीं की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग सर्विसेज की क्वालिटी और बेटर इंप्रूव करनी है, और उसके बाद अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल कॉस्ट में मुझे मेरे कस्टमर्स को वो सर्विस प्रोवाइड करानी है इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसने अपनी जो पॉलिसी बना रखी है कंपनी ने, उस पॉलिसी में ये है कि ईच एम्प्लॉय टेक्स ओनरशिप ऑफ डिलीवरिंग सेल्फलेस एंड एटमोस्ट क्वालिटी हेल्प। तो हर एम्प्लॉय अपना सिस्टम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप अपना सिस्टम वर्क करोगे, हर एम्प्लॉय अपनी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हर एम्प्लॉय की अपनी ओनरशिप होगी, अपने अकॉर्डिंग वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, हर एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग अपना डेटा मैनेज करेगा। तो हर एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप दी जाती है कि अपने अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हो इसके अंदर। तो अपने अकॉर्डिंग आप सर्विस मैनेज करेंगे और अपने अकॉर्डिंग आप अपना डेटा मैनेज करेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर, हियर यू हैज़ बीन मेकिंग नील प्रॉफिट सिंस इंसेप्शन एंड प्लान टू मोनेटाइज सून। बट पल्टो क्या कर रहा है? पल्टो ऑन द अदर हैंड एज डिस्टर्बिंग द मार्केट बाय एंगेजिंग विथ कस्टमर्स एंड मेकिंग डिसेंट प्रॉफिट। तो ये पल्टो क्या कर रहा है? अपने जो कस्टमर्स का एंगेज है उनके अकॉर्डिंग, और उनको प्रॉपरली जैसे आप सर्विस दे रहे हैं, आप ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिससे अपन मार्केट को, अपने कस्टमर्स को अपने तो अट्रैक्ट कर सकें, डिस्टर्ब कर सकें एक बार के लिए, तो वो इस तरह के सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। और स्पेशली ये क्या कर रहा है, जो यंगस्टर्स हैं उन यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसका जो एज ग्रुप था वो एज ग्रुप बताया गया था इस सर्विसेज के लिए। मेन एज ग्रुप है इनका वो 28 to 35 एज के ग्रुप के पेशेंट इनके पास आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, यंगस्टर्स को अपने एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए इन्फ्लुएंस और मोटिवेट कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है आपके इसके स्टडी का। तो 2 बेसिक कंपनीज हैं इसके अंदर, हियर यू एंड पल्टोज, दोनों सेगमेंट पे काम कर रही हैं। और जो डिप्रेशंस में है, जो किसी को एंजाइटी है कोई भी, तो इससे वो डिप्रेशन में है, वो प्रॉपरली अपना वर्क मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसको मोटिवेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कंपनीज हैं पल्टो एंड हियर यू, ये दोनों इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिससे अपन डिप्रेशन कम कर सके। किसी का कंसल्टेंसी देते हैं अपन, तो अपन जिससे उनके डिप्रेशन कम कर सके, एंजाइटी कम कर सके, उनकी उसको बाहर निकाल सकें उससे, ताकि एक नॉर्मल लाइफ वो अपनी जी सकें इसके अंदर। तब उस कंसेप्ट के लिए आपको ये केस स्टडी बताई गई है। अब इसमें फर्स्ट नंबर कंसेप्ट आता है, और फर्स्ट नंबर कंसेप्ट आता है फंड्स इन्फ्यूजन बाय पल्टो इन द मेंटल हेल्थ सेगमेंट कैन बी डिफाइंड एज। तो पल्टो ने क्या किया, फंड्स इन्फ्यूजन बाय पल्टो इन द मेंटल हेल्थ, बहुत बड़ा फंड उसमें इन्वेस्ट किया गया, बहुत बड़ा फंड उसमें लगाया गया है इसके अंदर। अब आपको बताना है कि पल्टो जब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो एक अच्छा बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर आपके सामने आ गया है, एक न्यू कॉम्पिटिटर बनकर आपके सामने आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज के मेथड्स आपको दिए गए हैं चैप्टर 2 में मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री में 7 मेथड्स आपको दिए गए हैं, कि जो पल्टो ने ये सेगमेंट यूज़ किया है, इस सेगमेंट में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है और अपना मार्केट आप डेवलप कर रहे हैं। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब ये पल्टो इस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो कौन से मेथड्स पे फॉलो कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तो किस मेथड में अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट ये है, देखो इसके अंदर जो मैंने अलग से मार्क भी किया है इसमें, और वो कंसेप्ट आपका ये है इसके अंदर, पल्टो की जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप कंसेप्ट ये है कि वो मार्केट में एंटर हो गए हैं, न्यू कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में आया है, जो क्या कर रहा है, बहुत बड़ा ह्यूज फंड इन्वेस्टमेंट करके, एडवर्टाइजमेंट करके आप अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और अच्छा प्रॉफिट भी आप ले रहे हो, जिससे अपन अपने मार्केट में अपने आप को, ब्रांड नेम को एस्टेब्लिश कर सकें। तो एक न्यू कॉम्पिटिटर, एक न्यू बिग कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में आया है, जो आपके बिजनेस को, आपकी सर्विसेज को इन्फ्लुएंस करेगा उसके अंदर, और आपके जो कस्टमर्स हैं उनको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा।
तो ऐसा कोई भी मेथड जिसमें न्यू इंडस्ट्री के अंदर, जो इंडस्ट्री के अंदर न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है और न्यू कॉम्पिटिटर के मार्केट में आने से आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके प्रॉफिट को, आपकी सर्विसेज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस तरह का जो मेथड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो आता है ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस। तो ये जो मेथड आप यूज़ करते हैं जिसमें न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है और न्यू कॉम्पिटिटर जो आ रहा है वो बिग कॉम्पिटिटर है और वो आपके बिजनेस को, आपकी सर्विस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसे नेम दिया जाता है ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस। ये चैप्टर 2 में आप देखेंगे। तो चैप्टर 2 में ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस में आपके पास मेंशन है मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस। तो चैप्टर 2 में जब आप पढ़ेंगे इसके मेथड्स में स्टार्टिंग में है पेज नंबर 2.9 पे जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 2.9 पे आपको गिवन है मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस। तो मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस में आपको दिया गया है कि जब कोई भी बिग कॉम्पिटिटर, लार्ज कॉम्पिटिटर जब मार्केट में आता है और वो आपके प्रॉफिट को, आपकी सर्विसेज को इन्फ्लुएंस करता है, तो उस मेथड को नेम दिया जाता है ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस। तो इसमें मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस का कंसेप्ट आपके पास गिवन है, एग्जांपल्स आपके पास उसमें है। मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस, मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस, तो ये पेज नंबर 2.9 पे आपके पास गिवन है, जिसमें आपको ये कॉमन एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट मार्केट में होता है तो आपकी बिजनेस में उसका इफेक्ट आता है, तो वो सब आपके ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस में आते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एक न्यू बिग कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है और बहुत बड़ा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो आपके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मार्केट में एस्टैब्लिश हो रहा है, अपने ब्रांड नेम को एस्टैब्लिश कर रहा है, जिससे आपकी सर्विसेज को, आपके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करेगा, तो उसको बोलते हैं ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस में मोस्ट कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस का एग्जाम्पल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इज हियर यू परसुइंग वाइल पल्टो इज स्पेंडिंग सो मच ऑन प्रमोशन। तो पल्टो क्या कर रहा है, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है प्रमोशंस पे। तो उस केस में जो हियर यू कंपनी है वो किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी। तो देखिए अपन ने क्लियरली, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हियर यू कंपनी है, हियर यू जो कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी। हियर यू जो कंपनी है वो हियर यू कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी। इसके अंदर वो क्या कर रही है, हियर यू जो कंपनी है वो क्या कर रही है इसके अंदर कि जो एग्जिस्टिंग जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उसी में मुझे ऑर्गेनिक रीच करना है, बहुत अच्छा रीच करना है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी के अंदर ही। और मेरा प्लान ये है कि उन्हीं एग्जिस्टिंग सर्विसेज में मुझे बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस मुझे यूज़ करना है। मुझे कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, मुझे नई मार्केट में नहीं जाना है, मुझे नए सेगमेंट पे नहीं जाना है, मुझे कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना है, मुझे ओनली क्या करना है, ऑर्गेनिक रीच करना है। तो ऑर्गेनिक रीच का मतलब होता है कि मुझे उसी एग्जिस्टिंग में ही मुझे अच्छा रीच करना है, एग्जिस्टिंग में मुझे अच्छा प्रमोट करना है अपने आप को, और उसके लिए बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस देना है। तो जब आप एग्जिस्टिंग में ही ग्रो करना चाहते हैं और अफोर्डेबल कॉस्ट में चाहते हैं कि कॉस्ट आपकी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो जाए, तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है उसे नेम दिया जाता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, जिसमें आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग जो मेरे प्रोडक्ट हैं, एग्जिस्टिंग जो सर्विस है उसी की क्वालिटी को मुझे इंप्रूव करना है, उसी में बेटर क्वालिटी मुझे प्रोवाइड करनी है। तो उस पर्पस के लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है चैप्टर 4 में आपके पास है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसी में ग्रो करते हैं, उसी के आप चैप्टर 4 में कंसेप्ट है आपके पास है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आप इंक्रीज करना चाहते हैं, कहीं नए मार्केट में आपको नहीं जाना है, नया बिजनेस आपको स्टार्ट नहीं करना है, जो एग्जिस्टिंग है उसी में क्या करना है, ऑर्गेनिक रीच करना है, उसी में मुझे बहुत अच्छा रीच करना है, बहुत क्वालिटी के साथ रीच करना है मुझे उसी के अंदर ही। तो वो आपकी स्ट्रेटजी होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, जिससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होगी, आपको ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, और आप अपने एग्जिस्टिंग को ही सर्विसेज के साथ मैनेज कर सकते हो, बेटर क्वालिटी के साथ आप मैनेज कर सकते हैं। तो वो आपका आता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का कंसेप्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट हियर यूज कॉर्पोरेट कल्चर। तो हियर यूज का जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें क्या फॉल्स है। तो देखिए इसका कल्चर क्या है, इसके अंदर ये मैंने अलग से मार्किंग की है इसके अंदर कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, ये देखिए उसी के आगे कंसेप्ट है इसके अंदर
और वो कंसेप्ट ये है कि इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, हर एम्प्लॉय अपना अलग डिसीजन लेता है, हर एम्प्लॉय अपना अलग सिस्टम, अलग बिजनेस मैनेज कर रहा है। तो इसमें कंसेप्ट क्लियर है। ईच एम्प्लॉय टेक्स ओनरशिप ऑफ डिलीवरिंग सेल्फलेस एंड एटमोस्ट क्वालिटी हेल्प। तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को अलग से ओनरशिप दी गई है, वो आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, उनको प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक एम्प्लॉय अपना अलग सिस्टम मैनेज करेगा, हर एक एम्प्लॉय इंडिपेंडेंटली, हर एक एम्प्लॉय अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा और वो अपनी ओनरशिप रखेगा अपने पास और वो अपने अकॉर्डिंग सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराएंगे। तो हर एक एम्प्लॉय अपना अलग वर्क मैनेज कर रहा है। तो मतलब उसमें आप मिलकर काम नहीं कर रहे हो, इसके अंदर अपना जो खुद का टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। और हर एक इस एम्प्लॉय टेक्स ओनरशिप ऑफ डिलीवरिंग, तो ओनरशिप अपना हर एम्प्लॉय अपना सिस्टम अलग से मैनेज करेगा, हर एम्प्लॉय अपना सर्विस मैनेज करेगा, अपना अलग अलग मैनेज करोगे। तो इसमें फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट दिस। तो क्या है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स का काम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हर एम्प्लॉय अपना अलग सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहा है। तो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट हियर यू कॉर्पोरेट कल्चर। तो इसके कल्चर में क्या फॉल्स है, क्रॉस फंक्शनल टीम का वर्क इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना अलग वर्क मैनेज करते हो, हर एम्प्लॉय अपना ओनरशिप रखता है और अपने अकॉर्डिंग अपना सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है। तो इसमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स का कंसेप्ट नहीं है। क्रॉस फंक्शनल टीम्स का मतलब होता है कि जब एक साथ मिलकर काम करते हो और मिलकर आप सर्विस प्रोवाइड कराते हो, सभी डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स मिलकर जब काम करते हैं तो वो क्रॉस फंक्शनल टीम होता है। लेकिन यहाँ पे हर एक पर्सन, हर एक एम्प्लॉय अपना अलग अपना ओनरशिप रखता है, इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हो। तो क्रॉस फंक्शनल टीम इसके कल्चर में नहीं है। फिर नेक्स्ट 4th नंबर आता है इसमें पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 पीस आते हैं आपके पास, 4 पीस आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 पीस आपके पास आते हैं। पीस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर कोर स्ट्रेंथ ऑफ हियर यू। तो हियर यू का जो 4 पी आते हैं और 4 पी में है आपके पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये 4 पी में से हियर यू कौन से पी पे काम कर रहा है। तो हियर यू के अभी बताया था मैंने कंसेप्ट आपको इसके अंदर कि एक तो वो मार्केटिंग नहीं कर रहा है। वो मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और अफोर्डेबल कॉस्ट में आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये सेकंड का जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट आपके 4th नंबर में भी यूज आएगा इसके अंदर। तो ये क्या करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग जो मेरे प्रोडक्ट है बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मुझे नया प्रोडक्ट लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की ही ऑर्गेनिक रीच रखनी है इसके अंदर और क्वालिटी ऑफ सर्विस पे मुझे फोकस करना है, जिससे कि मैं अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करा सकूं। तो उसकी मेन स्ट्रेंथ क्या है, उसका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो उसकी मेन स्ट्रेंथ है, क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट है, प्लस वो अफोर्डेबल कॉस्ट में दे रहा है। तो मतलब कम प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करा पा रहे हो। तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है और आपके जो सर्विसेज हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। और प्लस सेकंड स्ट्रेंथ है कि आप अपने अफोर्डेबल कॉस्ट में कम प्राइस में प्रोडक्ट आप दे पा रहे हो। क्यों, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम है। अब कॉस्ट कम क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो इसके अंदर। तो इसलिए आपके जो आपकी प्रोडक्ट है और आपकी जो प्राइस है वही क्या है, आपकी मेजर स्ट्रेंथ है इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी यहाँ मेजर स्ट्रेंथ आ जाते हैं। तो ये इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो प्रोडक्ट और प्राइस जो है वो आपकी मेजर स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है वो आपकी। फिर लास्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैट मतलब क्या, फॉल्टी है इन पल्टो ब्रांड्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो ब्रांड यूज कर रखा है पल्टो ने, उसमें उसने जो अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट बना रखा है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में आता है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, बिजनेस मॉडल, ये सब उसके स्ट्रेटेजिक इंटेंट होते हैं। चैप्टर 3 में आपको दिए गए हैं, चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट बताए गए हैं। तो चैप्टर 3 जब आप पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, और स्ट्रेटेजिक इंटेंट में विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, बिजनेस मॉडल, ये सब आपके स्ट्रेटेजिक इंटेंट में आते हैं। तो अब आपको बताना है कि जो पल्टो का ब्रांड्स है उसके स्ट्रेटेजिक इंटेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेव्ड का मतलब होता है क्या फॉल्टी है, क्या चीज़ फॉल्टी है। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, ये जो पल्टो का कंसेप्ट है
इसके अंदर ये कि आपको वो आपके पूरे बिजनेस को, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वो डिस्टर्ब कर रहा है इसके अंदर। अदर एंड देखिए इसमें लिखा है यहाँ पे, ये कंसेप्ट है। पल्टो ऑन अदर हैंड हैज़ बीन डिस्टर्बिंग द मार्केट बाय एंगेजिंग विथ कस्टमर्स। तो जिस कस्टमर के साथ एंगेज है उनके साथ मिलकर वो अपने मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है और एक डिसेंट प्रॉफिट ले रहा है वो। अब लाइनअप सेलिब्रिटीज अर्जिंग यंगर जो है उनको अपन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि जब इसने पूरी प्लानिंग बनाई है तो उसका प्लानिंग क्लियर नहीं है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी प्रॉपर क्लियर नहीं है, उसका टारगेट क्लियर नहीं है कि मुझे किस सेगमेंट पे काम करना है, कैसे मुझे अपने आप को आगे मूव करना है, किस पोजीशन पे आगे पहुंचना है। तो उसका जो सिस्टम बनाया गया, उसकी जो प्लानिंग बनाई गई, उसका फ्यूचर टारगेट जो बनाया गया है वो फॉल्टी है। उसका प्रॉपर टारगेट उसने सेट नहीं किया है कि मुझे कैसे आगे मूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उसने अपनी पूरी प्लानिंग प्रॉपरली मूव नहीं की है। प्रॉपरली प्लानिंग आपने नहीं बनाई। डायनेमिक एनवायरनमेंट है, उस डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपना पूरा फ्यूचर प्लान नहीं बनाया है। तो फ्यूचर प्लान पूरा प्रॉपर नहीं होता है तो इसका मतलब आपका विजन प्रॉपरली आपने डेवलप नहीं कर रखा है। तो आपका विजन जो है वो फॉल्टी है, विजन प्रॉपरली आपका डेवलप्ड नहीं है इसके अंदर। तो ये कंसेप्ट था आपका 19 नंबर के स्टडी का कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट आता है 20 नंबर के स्टडी का कंसेप्ट। तो 20 नंबर के स्टडी का कंसेप्ट ये है स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट यदि समझ लेंगे तो भी आप अपने क्वेश्चंस को अपने लेवल पे सोल्व कर सकते हो इसके अंदर। तो वो कंसेप्ट ये है, इसके अंदर एक कंपनी है MPCL, मेडलाइन पेशेंट केयर लिमिटेड, बिजनेस एज ए स्मॉल family run business supplying custom made hospital furnitures and patient care equipments। तो ये क्या कर रहा है, हॉस्पिटल्स में कस्टम मेड हॉस्पिटल फर्नीचर्स एंड पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स वो सप्लाई करता है अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। तो कस्टम मेड फर्नीचर्स का मतलब होता है जिसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सब इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्या है, कंपनी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस विथ मेजर कैपिटल एंड वर्कफोर्स इन ईयर 90s में इन्होंने सेट किया है। और इनके पास 20 ईयर्स का अपना एक्सपीरियंस हो गया है और 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ ये काम कर रहे हैं और अच्छे एक्सपर्ट्स उनके पास हैं इस चीज़ के। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें MPCL हैज ए वाइड बिजनेस नेटवर्क थ्रू आउट इंडिया। तो इंडिया, पूरे इंडिया में आपका ये बिजनेस नेटवर्क बना हुआ है और आप जो भी अपने ये इक्विपमेंट्स हैं, कस्टम मेड फर्नीचर्स हैं, ये सब आप प्रोवाइड कराते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स के अंदर और मेडिकल कॉलेजेस में। इन सब में आप ये प्रोवाइड कराते हैं और आप उनके अकॉर्डिंग आप उनके इक्विपमेंट सर्विस बनाकर आप देते हो इसके अंदर। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर, MPCL has been known for हाई क्वालिटी। तो इस कंपनी को, इस फर्म को हाई क्वालिटी के लिए जाना जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है अब रिसेंट में, और रिसेंट प्रॉब्लम हो गई है कि नाउ दिस क्वालिटी इज बीइंग मैच्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स who are able to sell at a lower price। तो अभी तक तो आप अपनी अच्छी क्वालिटी के नाम से जाने जाते थे, अच्छी क्वालिटी के सर्विस इक्विपमेंट्स आप प्रोवाइड करा रहे थे उनको। बट अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो क्वालिटीज़ है वो भी आपसे मैच कर रही है, और प्लस क्या है, उनकी जो प्राइस है वो लोअर प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इनके लिए एक मेजर थ्रेट्स आ गया आपके सामने। अब इस प्रॉब्लम को आपको ख़त्म करना है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस किया गया, स्वॉट एनालिसिस किया गया इसके अंदर। और स्वॉट एनालिसिस करने के बाद जो मिसेस पूरी हैं उसने क्या किया है, अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। किसको सबमिट की अपनी रिपोर्ट,
हॉस्पिटल्स के अपने टॉप मैनेजमेंट को, अपना जो कंपनी है उसके टॉप मैनेजमेंट को आपने अपनी आफ्टर स्वॉट एनालिसिस एक रिपोर्ट आपने सबमिट की है। उस रिपोर्ट में कंसेप्ट क्या है, इसमें आपको बताया गया है कि एक तो आपको फोकस करना है टेक्नोलॉजी पे, और टेक्नोलॉजी पे फोकस करने के बाद उसमें कुछ इनोवेशन और कुछ क्वालिटी इंप्रूव करनी है। उसके लिए एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी आप हायर करेंगे, अपने इनोवेशन लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा, जब ये टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेकर आ जाते हैं तो क्या होता है, कैन अर्न द कॉन्फिडेंस ऑफ डॉक्टर्स एंड द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो आप टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेकर आ जाएंगे यदि, तो आप अपने डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस अर्न कर सकते हैं और कस्टमर्स में ट्रस्ट अपना डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर। सेकंड थिंग आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है और उनको अच्छे से डेवलप करना है। तो उसके लिए आप उनको एक्सपर्ट्स से ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ट्रेनिंग देने के बाद अपने सिस्टम्स को और अपन बेटर करेंगे इसके अंदर। थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट है कॉस्ट की प्रॉब्लम, क्योंकि जो अदर कंपनी है वो अदर कंपनी आपसे कम कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पा रही है, तो वो किस पॉसिबल क्यों है, क्योंकि उसकी कॉस्ट आपसे कम है। तो कॉस्ट कम होगी तभी आप अपनी प्रोडक्ट को लोअर प्राइस में प्रोवाइड करा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट को भी मैनेज करना है। तो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए क्या करना है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट में भी रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कॉस्ट आपसे कम है, तो कम कॉस्ट है तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पाएंगे इसके अंदर। तो इसलिए आपको अपनी कॉस्ट को भी कम करना है। फिर नेक्स्ट प्लस क्या करना है, आपको क्लाइंट सर्विस, सपोर्ट, फीडबैक भी आपको मैनेज करना है और आपको अंडरस्टैंड करना है। और मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है आफ्टर सेल सर्विसेज, ताकि कस्टमर आपको छोड़कर दूसरे के पास नहीं जाए। तो आफ्टर सर्विस को भी आपको अच्छे से मैनेज करना है। और लास्ट थिंग इसने रिपोर्ट में सबमिट कराया अपना, कि आपको प्रोडक्ट की प्रॉपर टेस्टिंग करना है, कि जब भी प्रोडक्ट आप सेंड करते हो किसी भी नर्सिंग स्टाफ में, नर्सिंग होम्स के अंदर, हॉस्पिटल्स में कभी अपना प्रोडक्ट सेंड करते हो तो सेंड करने से पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को टेस्टेड करना है। टेस्ट करने के बाद ही उसको डिस्पैच करना है। तो ये सभी आप काम करेंगे तो आप कंपटीशन में इजीली सक्सेस हो सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्वालिटी आपसे मैच कर रही है और आपकी प्राइस उनसे हाई है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एनालिसिस करने के बाद, स्वॉट एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट बना के दी गई है। अब इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है, जिससे कि अपन कंपटीशन में इजीली सर्वाइव कर सकें। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसके क्वेश्चंस में फर्स्ट नंबर में दिया गया है, आफ्टर कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस मिस पुरी इन MPCL आइडेंटिफाइज दैट हाई क्वालिटी। क्या है, आइडेंटिफाइज दैट हाई क्वालिटी। आपकी क्वालिटी क्या है, हाई क्वालिटी है। किसमें, कस्टम मेड हॉस्पिटल फर्नीचर्स पे। और यही क्या है, सिग्निफिकेंट नेम इन फील्ड ऑफ पेशेंट केयर इक्विपमेंट। तो मतलब क्या है कि अब आपको क्या किया गया है, जब आइडेंटिफाई स्वॉट एनालिसिस किया आपने, तो स्वॉट एनालिसिस के बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी क्वालिटी बहुत हाई है, स्पेशली कस्टम मेड फर्नीचर्स के अंदर। और यही आपके लिए एक सिग्निफिकेंट है अपनी फील्ड में अपने नेम को अच्छा बनाने के लिए। तो अब आपको बताना है कि ये जो आपकी क्वालिटी है वो स्वॉट एनालिसिस के अकॉर्डिंग किस में आएगी। तो ये क्या है, आपकी खुद की अपनी हाई क्वालिटी है, अपना अच्छा फील्ड नेम आप बना पा रहे हो, तो मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपकी खुद की क्वालिटी बेटर है, अपनी खुद की क्वालिटी बेटर है तो अपनी क्या वो स्ट्रेंथ होती है। इसके अंदर एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपकी क्वालिटी बेटर है, आपकी प्रोडक्ट बेटर है, सर्विस बेटर है, तो आपकी वो स्ट्रेंथ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर है MPCL recruits and appoints various employees respective level. Identify CEO, Board of Directors BOD. Identify CEO, BOD and other senior executives are part of which of following strategic level. चैप्टर 1 का कंसेप्ट है आपका। चैप्टर 1 में 3 स्ट्रेटेजिक लेवल आपको दिए गए हैं इसके अंदर, और वो है टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, जिसको अपन मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तो अब जो CEO हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, BOD हैं, वो सब किस लेवल पे आते हैं, तो वो सभी आते हैं टॉप लेवल पे। तो टॉप लेवल जो होता है उसे नेम दिया जाता है कॉर्पोरेट लेवल। तो ये सब किस पे आएंगे, कॉर्पोरेट लेवल पे आएंगे इसके अंदर।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। चैप्टर 5 का कंसेप्ट आपके पास है, चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में ये टॉपिक गिवन है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। फिर आपको बताना है विच फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर डिक्लाइनिंग द ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑफ एमपीसीएल। तो एमपीसीएल का प्रॉफिट डाउन क्यों हुआ, ग्रोथ कम क्यों हो गई? क्योंकि जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्वालिटी भी आपकी प्रोडक्ट से मैच कर रही है, और बट उनकी प्राइस क्या है, लोअर प्राइस है इसके अंदर। तो मतलब आपके कस्टमर्स को क्या मिल रहा है, आपका दूसरा नया सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, और सब्स्टिट्यूट मिलने की वजह से वो कस्टमर क्या हो रहे हैं, दूसरे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं इसके अंदर। और मेन कंसेप्ट क्या है कि कस्टमर्स को जो दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें क्वालिटी आपसे मैच कर रही है और प्राइस आपसे लोअर है। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, सब्स्टिट्यूट थ्रेड्स आपके पास आ रहा है इसके अंदर। फिर लास्ट 4th नंबर में आता है एमपीसीएल्स मार्केट शेयर इज डिक्लाइन ड्यू टू इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड बाय कॉम्पिटिटर लोअर प्राइस। What does this statement reflects? तो ये स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो स्टेटमेंट सिंपल सा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो आपसे कम प्राइस में प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। तो वो पॉसिबल कैसे है, वो पॉसिबल ऐसे है क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आ रही है इसके अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है इट रिफ्लेक्ट्स दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स इज लोअर देन एमपीसीएल। तो ये स्टेटमेंट इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है इट रिफ्लेक्ट्स दैट द कॉम्पिटिटर्स आर प्रोवाइडिंग चीप प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम है तभी तो प्रोडक्ट चीप दे पा रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इट रिफ्लेक्ट्स दैट एमपीसीएल डिक्लाइन द क्वालिटी। आपने क्वालिटी तो डिक्लाइन की नहीं है तो इस स्टेटमेंट तो उसको रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। तो मेन रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे कम प्राइस में दे पा रहे हैं। तो आपसे कम प्राइस में इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी सिंपल वर्ड में कॉस्ट कम है इसके अंदर। तो ये चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके अंदर। फिर लास्ट आता है इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लीड्स टू सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। यदि आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लिया है तो इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव हो जाती है। मिसेस पुरीज रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आपने सबमिट की थी, लास्ट में रिपोर्ट्स के पॉइंट आपको दिए गए हैं जो मैंने आपको ये समझाए हैं रिपोर्ट्स के पॉइंट। तो ये रिपोर्ट उसने बना के दी है, इस रिपोर्ट के बेस पे आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। तो अब आपको बताना है कि जो रिपोर्ट्स उसने बना के दी हैं, मिसेस पुरीज रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट फैक्टर्स फॉर वैल्यू क्रिएशन आइडेंटिफाई द फैक्टर्स बाय विच एमपीसीएल कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें आप चेंजेस करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। तो देखिए फैक्टर्स क्या क्या है। फर्स्ट नंबर आपके पास आता है एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी क्वालिटी एंड इनोवेट्स कैन अर्न द कॉन्फिडेंस। ये फैक्टर भी आपकी रिपोर्ट के अंदर, ये भी उसको यदि आप ये काम कर लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का आप गेन कर सकते हो। सेकंड फैक्टर है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये भी आपको रिक्वायर्ड है, ये भी आप कम कर दोगे, अपनी कॉस्ट कम कर दोगे तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो। फिर थर्ड नंबर आता है इसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस टू कस्टमर्स एंड वेलकम द वैल्यूएबल सजेशन फ्रॉम देयर कस्टमर्स। ये भी आपका फैक्टर है कि ये भी आप काम कर लेते हो तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप गेन कर सकते हो। तो उसको रिपोर्ट में सभी फैक्टर्स हैं जो उसको इंडिकेट कर रहे हैं, और ये सब मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके बताए भी हैं इसके अंदर। तो ये मैंने फैक्टर्स आपको सभी दिए हैं इसके अंदर। ये देखिए कॉस्ट का फैक्टर है, टेक्नोलॉजी का फैक्टर है और आफ्टर सेल सर्विस का फैक्टर्स। तो ये सभी फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यदि आप ये सब काम कर लेते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो। तो इट मीन्स ये सभी फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये काम करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप गेन कर सकते हो। तो इसका मीन्स क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, सभी फैक्टर्स इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये था आपका 20 नंबर के स्टडी का कंसेप्ट। हाँ, फिर आते हैं नेक्स्ट आता है अपना, और वो नेक्स्ट है 22 के स्टडी
22 नंबर मैं वो ले रहा हूँ जिसमें कुछ कंसेप्ट है, जिसमें कुछ कंसेप्चुअल है, वो केस स्टडी आपको करा रहा हूँ ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम आए। तो ये तो जनरल केस स्टडीज है, ये तो आप खुद भी एक बार रीडिंग करके पढ़ेंगे। वैसे मैंने मार्किंग कर दी है प्रॉपर इसके अंदर, इस मार्किंग के अकॉर्डिंग आप खुद भी इनको पढ़ेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा लॉजिक की कंसेप्ट नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। इनको तो आप एक जो हाईलाइट किया मैंने सिंपल, ये भी आप पढ़ के करेंगे तो भी आपका इजीली सॉल्व हो जाता है इसके अंदर। तो ये तो सिंपल केस स्टडीज़ है आपकी, और मैंने प्रॉपरली इनको हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड करा दिया। कोई लॉजिक कोई कंसेप्ट नहीं है इनके अंदर ज़्यादा। तो नेक्स्ट अपन आते हैं 22 नंबर के स्टडी पे, क्योंकि मैं वो केस स्टडी ले रहा हूँ जिनमें कुछ कंसेप्चुअल्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जिन कंसेप्ट के बेस पे आपको सोल्व करना होता है। तो नेक्स्ट है 22 नंबर के स्टडी का। हाँ, तो देखिए इसका कंसेप्ट ये है स्टूडेंट, यहाँ पे एरो माइंड ब्रिज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड AMBTL is a software development company work as a solution providers to airline industries। तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए उनको सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं ताकि एयरलाइंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं सिंपल वर्ड में। कंपनी was established more than a decades ago by Mr. प्रांशु गुप्ता। तो प्रांशु गुप्ता के थ्रू उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 दशक पहले। और इसका जो एक्सपीरियंस है प्रांशु का, वो एक्सपीरियंस है हैविंग एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन यूएस में इसकी वर्किंग एक्सपीरियंस है। अब इसने क्या किया इसके अंदर कि अपने जो बिजनेस है एंटरप्रेन्योर डिज़ायर थ्रू हिम बैक टू इंडिया। तो इंडिया में अब ये वापस आएगा, इंडिया में आए हैं और इंडिया में आके प्रमोट करेंगे एरोमाइंड ब्रिज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। इंडिया में अपन प्रमोट करेंगे, इंडिया में एस्टैब्लिश करेंगे इसके अंदर। तो अभी तक तो क्या था, वो यूएसए में अपना बिजनेस कर रहे थे, अब इनको इंडिया में भी इसको प्रमोट करना है। फिर इसके बाद ये तो हो गया इसका फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड नंबर कंसेप्ट है high growth of the company was mainly on account of heavy influence of the funds in airline industries from various big businesses house that have diversified into airline industry। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया इसके अंदर कि अभी तक तो कहते कि इनकी मोनोपोली थी। अब जब इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है, एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर हैवी फंड का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर प्रॉफिट का चांस आपको ज़्यादा लग रहा है, तो उस केस में क्या हो गया कि अदर जो बिजनेस हाउस हैं, अदर बिग बिजनेस हाउस हैं, वो भी क्या हो गए इस इंडस्ट्री में एंटर हो गए। जो कि करंटली वो किस में है, जो बिजनेस हाउस हैं वो बिजनेस हाउस करंटली किस में है, वो करंटली अभी किस में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ FMCG। FMCG एक ऐसा ब्रांड है जो बेवरेजेस पैकेज फूड बनाने का काम करता है। जैसे आप फ्रूटी जैसे पैकेज बनाते हैं या चिप्स बनाते हैं, कुरकुरे बनाते हैं, जो पैकेज्ड बेवरेजेस जो बनाते हैं उनका ब्रांड जो चलता है वो आता है MFGC। जो पैकेज्ड बेवरेजेस बनाता है, नेट पे आप सर्च करोगे MFCG सॉरी, तो उसमें दिखाएगा आपको जो पैकेज्ड बेवरेजेस आते हैं उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये जो हाउस बिजनेस हाउस है वो अभी किस में है करंटली वो MFGC मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है, पैकेजिंग सेगमेंट में है, इन सब में है। और ये सब इसमें क्या है, इनका सब एक्सपर्ट है और यूनिकनेस है इंडस्ट्री के अंदर। अभी लेकिन ये बिजनेस हाउस किस में आ गए हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री में भी आ गए हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ के चांस, प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है इसके अंदर। तो मतलब ये आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो ये बिजनेस हाउसेस भी इसमें एंटर हो गए हैं। अब इसी से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो AMBTL है was stagnation last 3 years। ऑर्डर पोजीशन was shrinking डे बाई डे। तो उनकी ऑर्डर पोजीशन क्या होती जा रही, धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही। क्यों होती जा रही, क्योंकि बिग बिजनेस हाउसेस भी उसमें एंटर हो गए हैं अदर, जो कि अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं थे, अभी तक वो अलग अलग इंडस्ट्री में एंटर थे। फिर इससे क्या हो रहा है, इनकी डे बाय डे ऑर्डर पोजीशन भी कम होती जा रही है और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है इसके अंदर। प्लस उनकी जो सेल्स है वो सेल्स भी क्या हो गई है, 20% तक रिड्यूस हो गई है इसके अंदर।
तो इसका ये इफेक्ट आया कंपटीशन बढ़ने से। फिर इसके बाद लास्ट में कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है और वो कॉन्सेप्ट आपके पास है इसमें, मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउस हैड entered in the airline industries has less knowledge and experience in the industry। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नए बिजनेस हाउस एंटर हुए हैं उनको अपनी इंडस्ट्री में तो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन जो एयरलाइन इंडस्ट्री का है उनको उनका कोई ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है इसके अंदर। तो उन्होंने डाइवर्सिफाई तो कर दिया क्योंकि बहुत अच्छे ब्रांड थे, ये बिजनेस हाउसेज अच्छे ब्रांड थे, अच्छा फंड था उनके पास बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, तो एयरलाइन इंडस्ट्री में आ तो गए लेकिन उनका इसको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है इसके अंदर। अब इसी के बेसिस पे आपको अपना बेनिफिट लेना है कि इनका जो एक्सपीरियंस और नॉलेज कम है, इसी चीज़ का बेनिफिट लेना है। किसको लेना है इसका बेनिफिट? इसका बेनिफिट लेना है जो एरो कंपनी है, जो ये AMBTL कंपनी है, इसको इसी चीज़ का बेनिफिट लेना है और उसको आगे ग्रो करना है इसके अंदर। तो बेसिकली देखिए क्या कंसेप्ट है कि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, एयरलाइन इंडस्ट्री में है और अपने एयरलाइन कंपनीज़ को ये सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है। अब इसमें ग्रोथ होने के चांसेस बढ़े तो जो अदर बिजनेस हाउसेज हैं वो भी इसमें एंटर हो गए, कंपटीशन बढ़ गया इसके अंदर, और उसके बाद जो ये कंपनी थी इसका प्रॉफिट कम हो गया, उसके मार्जिन कम हो गए और उसके सेल्स भी कम हो गई, ऑर्डर पोजीशन भी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अदर बिजनेस हाउस भी इसमें एंटर हो गए हैं जो कि बिग ब्रांड थे अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर इसके बाद अब देखिए जैसे ही न्यू बिजनेस हाउस आने से आपकी ग्रोथ क्या हो गई, एक बार के लिए ग्रोथ कम हो गई, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो अब आपको इसको मैनेज करने के लिए इनकी वीकनेस का फायदा उठाना है। तो इनकी वीकनेस क्या है बिजनेस हाउस की, और बिजनेस हाउस की वीकनेस है कि उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में कम है। तो इसी के बेनिफिट लेके आपको आगे बढ़ना है इसके अंदर। हाँ, तो अब देखिए इसके कंसेप्ट को। फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट आता है और वो है आइडेंटिफाई नेचर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बाय द बिजनेस हाउसेज एंट्रिंग इनटू एयरलाइन इंडस्ट्री। तो पहले क्या थे, ये अदर इंडस्ट्रीज में थे। अदर इंडस्ट्री किसमें? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, MFCG मैन्युफैक्चरिंग में है, पैकेजिंग में, उन सब में थे। एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई इनका लिंक नहीं था। तो अब इन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर भी जो अलग सेगमेंट है, अलग इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग से कोई लिंक नहीं है। इस डाइवर्सिफिकेशन को नेम दिया जाता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और अनरिलेटेड जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसे नेम दिया जाता है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। फिर नेक्स्ट आता है बिग बिजनेस हाउस वर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ FMCG, टेक्सटाइल, पैकेजिंग एटसेट्रा। तो इन सब के मैन्युफैक्चरर है ये, और इसमें इनका हैविंग गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपर्टेंस के अंदर यूनिकनेस है उस इंडस्ट्री में उनकी। दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन एयरलाइन इंडस्ट्री। तो एयरलाइन का इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई इनका नॉलेज नहीं है, कोई इनमें कैपेबिलिटीज नहीं है, कोई इनकी स्ट्रेंथ एयरलाइन के लिए नहीं है। नॉट परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, उनके अंदर स्किल्स नहीं है, तो वो कहलाता है लैक ऑफ कोर कॉम्पिटेंस। तो उनका कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है अपनी जो इंटरनल स्किल्स हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं जिसकी वजह से अपन आगे बढ़ सकते हो। तो वो सब क्या है इनमें एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए नहीं है। तो कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं है इनके पास, उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी कैपेबिलिटीज नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो इसमें भी ग्रो कर सकें, इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? एयरलाइन इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस वीक क्यों है उनकी? वो वीक इसलिए है क्योंकि कोर कॉम्पिटेंसीज प्रॉपर नहीं है उनके पास। और जैसे अदर भी एग्जांपल दे रखे, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो फंड की प्रॉब्लम तो नहीं, वो तो बिग बिजनेस हाउसेज हैं, ऑलरेडी अपना ब्रांड चलता है अदर इंडस्ट्रीज के अंदर। इनकम्पिटेंट वर्कफोर्स, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं, कम्पीट इजीली कर सकते हैं वो। टेक्नोलॉजी चेंजेस की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी भी तो वो इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? इनकी कॉम्पिटेंसी जो है वो नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए, उनकी स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है उसके लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, चैप्टर 5 में है कंसेप्ट मॉडल। 5 मॉडल आपको दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव प्रेशर
फेस्ड बाय एयरलाइन इंडस्ट्रीज। अब आपको ये बताना है कि एयरलाइन इंडस्ट्रीज इसमें से कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव प्रेशर फेस करेगी। तो आपको देखिए ध्यान रखिएगा कि जो बिग कॉम्पिटिटर्स, लार्ज कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए हैं, बिग बिजनेस हाउस मार्केट में आ गए हैं, तो उनके आने से उस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके आने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो आपको बताना है। इसके अंदर वो क्या क्या प्रेशर फेस करेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है कॉम्पिटिटिव प्रेशर अमंग राइवल्स, तो वो सब क्या हो गए, राइवल्स बन गए आपके। तो राइवल्स का फोर्स आएगा क्योंकि वो नए नए ऑफर लेकर आएंगे, जो बिग बिजनेस हाउस है अपने आप को सेटल करने के लिए नए नए ऑफर लेकर आएंगे, नई नई स्कीम लेकर आएंगे। तो वो क्या हो गया, राइवल्स का प्रेशर आएगा एक तो आपके पास, क्योंकि राइवल्स हो गए आपके सारे। सेकेंड नंबर आपको सप्लायर्स का प्रेशर आएगा। क्यों आएगा सप्लायर का प्रेशर, क्योंकि पहले तो क्या था कि केवल एक ही कंपनी थी, जो स्टार्टिंग में एरो कंपनी थी, वो एक ही कंपनी आपके पास इंडस्ट्री में थी यहाँ पे, तो वो तो मोनोपोली थी, तो सप्लायर्स उससे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं, अब आपके पास सप्लायर्स के पास भी अच्छे ऑप्शंस हो गए हैं, और भी कंपनीज आ गए हैं। पहले तो ऑप्शन था कि केवल एक ही AMBTL, केवल एक ही ऑप्शन था सप्लायर्स के पास, तो ये जैसे डिमांड करते थे उस तरह के उनको सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने पड़ते थे, क्योंकि सप्लायर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, और भी बिग बिजनेस हाउस इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो सप्लायर्स के पास क्या हो गए, अब मल्टीपल ऑप्शन हो गए हैं। अब सप्लायर के पास जब मल्टीपल ऑप्शन हो गए तो वो क्या करेंगे, आपके साथ बार्गेनिंग करेंगे। अब सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर भी आपके सामने फोर्स आएगा इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो सप्लायर्स का जो बार्गेनिंग पावर है वो भी एक फोर्स बनकर आपके सामने आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सब्सिडी प्रोडक्ट का भी आएगा, कि ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं वो, तो जब और बिजनेस हाउस एंटर हो गए तो सब क्या हो गए, आपके एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो सब्सिट्यूट मिलने लगे। कस्टमर्स को क्या होंगे, अब ऑप्शन मिल जाए। एयरलाइन में जैसे होता है, एयरलाइन में जेट एयरवेज है, किंगफिशर है, या और भी कंपनी चलती है, तो और सभी कंपनी चल रही है, तो कस्टमर्स को क्या मिल गया, उसका ऑल्टरनेटिव मिल गया, ऑप्शन मिल गया, तो आप किसी दूसरे में जाओगे जो कि बेटर प्राइस में टिकट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ पे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर। हाँ, बट आगे दिया गया कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम बायर्स। अब यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको किससे रिलेटेड बताना, ओनली कि जो नए कॉम्पिटिटर मार्केट में आए हैं, तो जब नए कॉम्पिटिटर मार्केट में आए हैं ओनली उसके प्रेशर्स आपको बताना है। तो आपके कॉम्पिटिटर के प्रेशर्स में ये आता है, लेकिन बायर्स का प्रेशर्स वो अलग सेगमेंट है, वो बायर्स वाले पॉइंट में आता है, वो इस जो नए कॉम्पिटिटर्स आए हैं उनके सेगमेंट में ओनली आंसर आपको देना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट न्यू एंट्रेंस का अब कोई प्रेशर आपके पास नहीं आएगा इसमें। न्यू एंट्रेंस का प्रेशर अब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो बिग हाउस आए हैं, बिग हाउस आने की वजह से पहले से प्रॉफिट कम हो गया इस इंडस्ट्री का, ग्रोथ रेट कम हो गया, तो न्यू एंट्रेंस का चांस अब वहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो ये दोनों प्रेशर्स आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि न्यू एंट्रेंस हुआ है तो जो कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आए हैं तो उनके आने से बायर्स का कोई कंसेप्ट नहीं लिंक करता है इसके अंदर। और प्लस न्यू एंट्रेंस अब नहीं हो सकता है क्योंकि जो ऑलरेडी कंपनी थी उसका ही प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, सेल रेशो कम हो गया है और ग्रोथ भी कम हो गई, तो न्यू एंट्रेंस का तो अब आने का और कोई चांस नहीं बनता है, बल्कि एग्जिट होने के चांस बनते हैं कि जो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, ऑर्डर पोर्शन कम हो गया है, तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी, तो एग्जिट होने के चांस बनेंगे, न्यू एंट्रेंस का चांस नहीं बनेगा। तो ये प्रेशर्स आपके पास नहीं आएंगे। तो 1 2 3 ये प्रेशर्स आएंगे आपके कॉम्पिटिटर्स आने की वजह से। तो ये 1 2 3 आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है AMBTL कुड बी इजीली मार्क्ड एज ए स्टार एज पर BCG, क्योंकि पहले मोनोपोली थी, उसके अच्छा प्रॉफिट था, अच्छा ग्रोथ हो रही थी उसकी कंपनी में, मार्केट शेयर बहुत अच्छा था, इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर रही थी। बट अब क्या हो गया, लास्ट 3 years हैव नॉट बीन गुड फॉर AMBTL। तो अब इसके लिए गुड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नई नई कंपनी मार्केट में आ गई है, तो नई नई कंपनी मार्केट में आने से उसका मार्केट शेयर क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले तो क्या था, टॉप पोजीशन पे थी, मार्केट ग्रोथ भी बहुत हाई चल रही थी और इस कंपनी की मार्केट शेयर भी बहुत हाई चल रहा था, तो दोनों हाई थे, तो स्टार की पोजीशन पे था। लेकिन अब न्यू कंपटीशन आने से इस कंपनी का मार्केट शेयर क्या हो गया, मार्केट में कम हो गया, उसकी प्रॉफिट कम हो गई है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, उसका ऑर्डर पोर्शन कम हो गया है, तो उससे क्या हो गया कि उस कंपनी का मार्केट शेयर डाउन हो जाता है। तो जब BCG के अकॉर्डिंग मार्केट शेयर डाउन हो जाता है तो वो आपका कैश काउ की पोजीशन पे आ जाता है। जैसे देखिए, ये अपन BCG के कंसेप्ट में बात करते हैं, तो ये आपका है मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट, और ये मार्केट शेयर। मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट हाई, मार्केट ग्रोथ हाई लो, मार्केट शेयर हाई,
और लो। नेम दिए गए हैं स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग, ये 4 पोजीशंस हैं। अब यहाँ पे पहले वो स्टार की पोजीशन पे थी, तो स्टार की पोजीशन पे थी तो मतलब मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई चल रहा है। बट लास्ट 3 ईयर से अब उसके लिए वो पोजीशन बेटर नहीं है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स रेशियो कम हो गया है, तो उसका मार्केट शेयर क्या हो गया है, कम आ गया है। तो मार्केट शेयर जब कम आ जाता है तो आप किस पोजीशन पे आ जाते हो, तो यहाँ पे क्या सेगमेंट बन रहा है कैश काउ में, मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई बट मार्केट शेयर इज लो, सॉरी मार्केट ग्रोथ रेट आपका कम हो गया है। आपका मार्केट शेयर तो सही चल रहा है लेकिन आपकी मार्केट ग्रोथ रेट कम हो गई है, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए हैं। अदर कॉम्पिटिटर मार्केट में आने से मार्केट की ग्रोथ रेट कम हो गई है, प्रॉफिट कम हो गया, अट्रैक्टिवनेस कम हो गया, सेल मार्जिन कम हो गया, आपका सेल कम हो गई है, तो आप किस पे आ गए, कैश काउ की पोजीशन पे आ गए हैं। अब आपको वेट करना है यहाँ पे बने रहने के लिए कि या तो कोई फर्म एग्जिट हो या कस्टमर्स बढ़े आपके पास, तो आपका मार्केट ग्रोथ इंडस्ट्री और ग्रो करेगी तो आप वापस क्या हो जाएंगे, स्टार की पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन अभी मार्केट की ग्रोथ रेट कम हो गई है, प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट आपका कम हो गया है, सेल कम हो गई है, आपकी मार्जिन कम हो गए हैं, तो मतलब आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट अब कम हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसके अंदर, तो वो आप कैश काउ की पोजीशन पे आ गए हैं इसके अंदर आप, क्योंकि वो उसके लिए वेल नहीं है, तो वो ग्रोथ रेट कम हो गई है मार्केट की। तो ग्रोथ रेट कम होने से अब या तो कोई फर्म एग्जिट हो, कोई मेजर फर्म एग्जिट हो, ताकि आपके लिए मोनोपोली बन जाए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए, तो वापस आप स्टार पे आ सकते हो इसके अंदर। तो ये कैश काउ की पोजीशन पे आप आ गए हो इसके अंदर। हाँ, फिर लास्ट आता है इसके अंदर मिस्टर प्रांशु गुप्ता as a core strategist of AMBTL has been authorized to bring about strategic change in his company. How he will initiate unfreezing the situation जो टॉपिक है ये चैप्टर 8 में आपको दिया गया है। चैप्टर 8 में स्ट्रेटेजिक चेंज का टॉपिक है। चैप्टर 8 जब आप पढ़ते हैं तो चैप्टर 8 में एक टॉपिक दिया गया है स्ट्रेटेजिक चेंज। इस टॉपिक में आपको ये बताया गया है, एक प्रोसेस समझाया गया है पूरा, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया भी है आपको, कि जब आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका मार्केट शेयर डाउन हो रहा है, आपकी ग्रोथ कम हो रही है, आपकी सेल कम हो रही है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, अदर कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी रीज़न से आपकी बिजनेस में स्लो डाउन आ रहा है, तो अब उसको मैनेज करना है, चेंज करना। तो एक फॉर्मल प्रोसेस क्या हो सकता है जिसके बेसिस पर अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को न्यू से चेंज कर सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि जब अपन एग्जिस्टिंग प्रोसेस को न्यू से चेंज करते हैं तो एम्प्लॉयज़ का वर्कफोर्स रेजिस्टेंस आता है, तो वर्कफोर्स रेजिस्टेंस नहीं आए और एम्प्लॉय आपके नए चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें, ताकि अपनी जो पोजीशन खराब हो गई है उसको अपन वापस सही कर सकें। तो उस पर्पज़ के लिए अब ये जो मिस्टर प्रांशु है वो मिस्टर प्रांशु गुप्ता क्या करेंगे इसके अंदर, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन के लिए। तो अनफ्रीजिंग द सिचुएशंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप है ये, 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, और ये आप देखेंगे 8.8 पेज नंबर पे, 8.8 पेज नंबर पे ये स्ट्रेटेजिक चेंज प्रोसेस की 3 स्टेप्स आपको बताई गई हैं। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। तो जब आपकी फर्स्ट स्टेप होती है तो उस फर्स्ट स्टेप के अंदर आप कुछ न्यू आइडियाज़ लेकर आते हो, आप कुछ न्यू चेंजेस लाना चाहते हो। तो न्यू चेंजेस लाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से लाऊं कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ आपके न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर लें और उनका कोई रेजिस्टेंस उनकी तरफ से नहीं आए, कोई वो रजिस्टर नहीं करें इसके अंदर, कोई उसका विरोध नहीं करे वो। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, इसके अंदर आप न्यू आइडियाज़ लेकर आते हो और न्यू आइडियाज़ के लिए आप सबको अवेयर कराते हो, आप उनको चेंजेस क्यों लाने हैं उसकी नीड आप समझाते हो और उनको चेंजेस के लिए प्रिपेयर करते हो। और फिर जब वो आपके पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद अपन क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट कभी भी अपन चेंजेस नहीं करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कभी भी डायरेक्ट चेंजेस को प्रमोट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, न्यू चेंजेस लाने के लिए अपन आइडियाज़ बनाते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर कराते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को चेंजेस की नीड क्या है वो समझाते हैं और उनको चेंजेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो वो आपका प्रोसेस कहलाता है अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू आइडियाज़ प्रमोट करने पड़ेंगे पहले। तो पहले आपको न्यू आइडियाज़ प्रमोट करने पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और वो न्यू आइडियाज़ क्यों कंपलसरी है उसके लिए उनको अवेयर कराना है, एम्प्लॉयज़ को उन चेंजेस के लिए प्रिपेयर करना है,
चेंजेस की नीड क्या है वो समझाना है। और जब प्रिपेयर हो जाएंगे फिर क्या करेंगे अपन, चेंजेस लेकर आएंगे। तो चेंजेस तो बाद में लाएंगे, सेकंड स्टेप के अंदर आता है चेंजेस। फर्स्ट स्टेप के अंदर तो न्यू आइडियाज लेकर आते हो और न्यू आइडियाज को प्रमोट करते हो और न्यू आइडियाज को अपने एम्प्लॉयज को समझाते हो, अपने एम्प्लॉयज को न्यू आइडियाज से अवेयर कराते हो। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, पहले न्यू आइडियाज लेकर आने फर्स्ट स्टेप में। ये 8.8 पेज नंबर पे आप देखेंगे तो उसमें 3 स्टेप्स आपको बताई गई हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आप चेंजेस लाना चाहते हो उस चेंजेस के लिए अवेयर कराते हो, उस चेंजेस के लिए नीड क्या है वो समझाते हो, चेंजेस के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वो कहलाता है प्रमोटिंग न्यू आइडियाज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब न्यू आइडियाज आपको प्रमोट हो जाएगा और सारे एम्प्लॉयज़ को वो आइडिया समझ में आ जाएगा और सभी एम्प्लॉयज़ उस चेंजेस के लिए एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तो क्या करेंगे अपन, फिर अपन क्या करेंगे, चेंजेस को प्रमोट करेंगे। तो पहले अपन चेंजेस को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और कंप्लायंस वाला कंसेप्ट तो कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर, ये कंसेप्ट तो कहीं आता ही नहीं इनकी स्टेप के अंदर, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो स्टेप में होता ही नहीं है। हाँ, ये दोनों स्टेप में होते हैं। तो जब तक आप अपने न्यू आइडियाज़ को प्रमोट नहीं करोगे, एम्प्लॉयज़ को अवेयर नहीं कराओगे, तब तक आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये सेकंड स्टेप में आता है, जबकि ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है इसकी। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको न्यू आइडियाज़ प्रमोट करने पड़ते हैं, अवेयर कराना पड़ता है सभी को। तो ये था आपका 22 नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। फिर 22 नंबर केस स्टडी के बाद एक लास्ट केस स्टडी में और करा देता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। 25 नंबर केस स्टडी है, उसमें भी अच्छा कंसेप्ट है, तो वो भी एक बार आपको मैं करा देता हूँ जिससे कि उसके लॉजिक भी एक बार आपको क्लियर हो जाते हैं। तो लास्ट अपन केस स्टडी और करते हैं, वो भी अच्छी केस स्टडी है। कंसेप्ट इसमें जैसे कंसेप्चुअल कंसेप्ट था कि जब तक न्यू आइडियाज़ लेकर नहीं आओगे तब तक आप चेंजेस प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो आपको कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसके अंदर कि आपको चेंजेस, क्योंकि इसमें आपको लिखा है इसके अंदर कि आपको स्ट्रेटेजिक चेंज लेकर आना है। तो स्ट्रेटेजिक चेंज लेकर आने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, चेंजेस वाला कंसेप्ट ऐड कर देते हैं, जबकि फर्स्ट स्टेप होती है उस फर्स्ट स्टेप में आप चेंजेस नहीं लाते हो। चेंजेस के लिए आप अपने आइडियाज़ को प्रमोट करते हो, चेंजेस के लिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर कराते हो, उनकी नीड क्यों है वो समझाते हो, उनको प्रिपेयर करते हो। तो ये सब काम आपकी फर्स्ट स्टेप में होते हैं। तो आइडिया प्रमोट करना है, केवल आपको आइडिया समझाना है कि ये अपनी कंपनी का आइडिया है कि अपन इस सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, और जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपके आइडिया को तब अपन क्या करेंगे, उसमें चेंजेस कर देंगे। तो एक कंसेप्चुअल कंसेप्ट आते हैं इसके अंदर, इसीलिए मैंने ये केस स्टडी आपको सॉल्व कराई है इसके अंदर। और इस वाले कंसेप्ट के अंदर भी स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क पे आ जाता है कि जब उसके लिए अच्छा नहीं है, जब इसके लिए अच्छा नहीं है, तो वो तो मार्क पे आ गया। जबकि कंसेप्ट ये है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, आपकी सेल कम हुई है, आपका सेल्स ऑर्डर कम हुआ है, तो मतलब उस इंडस्ट्री की ग्रोथ कम हो गई। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होते ही कहाँ जाते हो आप, कैश काउ पे आते हो। तो आपकी पोजीशन थोड़ी खराब हुई है। क्यों खराब नहीं हुई है, क्योंकि जो दूसरे बिजनेस हाउस आए हैं, जिन दूसरे बिजनेस हाउस ने इसमें एंटर किया है, वो तो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस ही नहीं है उनको, तो इसलिए आपका मार्केट शेयर कम नहीं हुआ है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस कंसेप्ट के अंदर जो न्यू बिजनेस हाउस एंटर हुए हैं उनको इस इंडस्ट्री का कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए आपका मार्केट शेयर तो कम हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो क्या हुआ है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रॉफिट सब में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, सेल कम में डिवाइड हो गया, तो उस इंडस्ट्री की पूरी की क्या हुई, ग्रोथ रेट कम हो गई है। तो इस वाले कंसेप्ट के अंदर भी स्टूडेंट ये देख लेते हैं कि इसके लिए अच्छा नहीं है, तो इसकी पोजीशन कम हो गई, तो इसकी पोजीशन कम होते हुए क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। जबकि यहाँ पे कैश का होगा वो इसलिए होगा कि आपकी पोजीशन तो, आपका मार्केट शेयर तो कम हो ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरे बिजनेस हाउस आए हैं वो अदर बिजनेस हाउस को इस इंडस्ट्री का नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका मार्केट शेयर तो कम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कंपटीशन जब आएगा, जब नई कंपनी आएगी तो वो भी तो कुछ सेल तो लेगी, कुछ प्रॉफिट तो उनके पास भी जाएगा ही ना, तो टोटल इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो मार्केट ग्रोथ रेट कम हुई है तो कैश का आएगा इसके अंदर। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो इनको कंसेप्ट से समझना पड़ता है, इसलिए मैंने ये केस स्टडी आपको सोल्व कराई है इसके अंदर। फिर एक लास्ट 25 नंबर की केस स्टडी और सोल्व करते हैं, उसमें भी कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट है, तो वो भी आपको कराते हैं। और रिमेनिंग इजी केस स्टडीज है, आप खुद सोल्व कर पाएंगे, और मैंने हाईलाइट वैसे सभी में कर दिए हैं, तो वो आप सोल्व करेंगे तो इजीली आपकी सोल्व हो जाएंगे। तो लास्ट केस स्टडी अपन सोल्व करते हैं इसके अंदर। फिर भी इनमें किसी में भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं इसके अंदर। तो अपन लास्ट केस स्टडी सोल्व करते हैं इसमें, क्योंकि उसमें भी अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे लॉजिक्स हैं उसके अंदर भी, तो वो भी अपन एक लास्ट केस स्टडी भी सोल्व करते हैं इसके अंदर। तो ये आता है लास्ट 25 नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। हाँ, तो इस लास्ट नंबर केस स्टडी को भी अपन सोल्व कर लेते हैं। फिर आप एक बार सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से आप उनको रिवाइज कीजिएगा,
और हाईलाइट मैंने प्रॉपरली सबको करके दिया है इसके अंदर। तो फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए 25 नंबर के स्टडी का कंसेप्ट क्या है वो समझें। तो बेसिकली जो 25 का कंसेप्ट है उसमें आपको बताया गया है देयर इज़ ए वेव ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अराउंड द ग्लोब फॉर एन अपकमिंग वन ऑफ इट्स काइंड। वो क्या है? 3-day फिटनेस इवेंट कॉल्ड DRIPP ड्रिप। तो ये एक 3 डे का फिटनेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और वो 3 डे का फिटनेस इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है उस इवेंट का नेम है DRIPP ड्रिप। जो किसने ऑर्गेनाइज किया है? ऑर्गेनाइज्ड बाय मोनोलिथ इवेंट्स LLP। ये एक फर्म है जिसने ये ऑर्गेनाइज किया है इसके अंदर 3 डे का एक फिटनेस कैंप। हाँ, फिर इसका नेक्स्ट मेजर जो अट्रैक्शंस हैं वो इसका मेजर अट्रैक्शंस है जो 3 डे का इवेंट चलेगा। उस इवेंट में जहाँ भी इवेंट हो रहा है, गोवा में ये इवेंट है, तो जहाँ भी ये इवेंट हो रहा है वहाँ क्या करेंगे, उसी जगह पे वहीं पे आपको 3 डेज का जो कैंप चलेगा, 3 डेज में आपको ओनली ऑर्गेनिक फूड्स एंड हेल्थ ड्रिंक्स आपको दिए जाएंगे थ्रू आउट द 3 डेज। तो 3 डे के इवेंट में आपको जहाँ इवेंट हो रहा है वहीं पे ही आपको ऑर्गेनिक फूड्स एंड हेल्थ ड्रिंक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्लस वहीं क्या होगा, वहीं पे आपको एक ही जगह पे वहीं पे फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी, जो अथॉरिटीज हैं उनसे फ्री कंसल्टेंसीज मिलेगी आपको। नेक्स्ट वहीं पे आपको ट्रेनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो इवेंट जहाँ पे हो रहा है उसी लोकेशंस पे हर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करके दी जाए। सभी फैसिलिटीज़ को एक ही जगह पे कंबाइंड कर दिया गया है। सभी जो सर्विसेज हैं सभी सर्विसेज को एक ही जगह पे कंबाइंड कर दिया गया है। वहीं पे आपको 3 डे का इवेंट मिलेगा ही, वहीं पे आपको ऑर्गेनिक फूड्स एंड ड्रिंक्स मिलेंगे, वहीं पे आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा आपके एथलीट्स के साथ में, और वहीं पे आपको ट्रेनिंग टिप्स और ट्रिक दी जाएंगे। सभी चीज़ें आपको क्या होंगे, सभी सर्विसेज एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे इसके अंदर। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है इसका कंसेप्ट, और वो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि इस इवेंट के जो लॉजिस्टिक ऑफिसर है ऋषि भल्ला। ऋषि भल्ला कौन है? चीफ लॉजिस्टिक ऑफिसर हैज़ फॉर्म्ड ए टीम ऑफ 30% की इन्होंने एक टीम बनाई है जो क्या करेंगे, जो राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे और राइट पॉसिबल प्राइस में प्रोवाइड कराएंगे इसके अंदर। प्लस इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है और इस इवेंट में रिस्क आपको कम करना है। तो उसके लिए क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है उसने क्या किया, इसके अंदर वहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं उन लोकल वेंडर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, कि आपको बिग ब्रांड्स के साथ कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ के लोकल प्रोडक्ट जो वेंडर्स हैं उनके साथ ही कोऑर्डिनेट, ताकि उनको भी एक अच्छा इवेंट या उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसके अंदर काम करने की, तो उनकी वेंडर्स की भी सेल और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। और प्लस वहाँ के लोकल वेंडर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करने का, कन्वर्सेशन करने का जो बेनिफिट था, मेन आइडिया था, वो मेन आइडिया था वेंडर्स वुड ऑल्सो हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ सेटअप। तो वहाँ के लोकल वेंडर से कॉन्टेक्ट करने का मेन आइडिया ये भी था कि जो ये इवेंट ऑर्गेनाइजर है इनकी जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें से कुछ कॉस्ट ये भी बियर करेंगे, ताकि आपकी टोटल कॉस्ट का बर्डन आपके ऊपर ही नहीं आएगा। प्लस उनके साथ ये भी कंडीशन रखी गई इसके अंदर कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ इवेंट में रिस्क होता है उस रिस्क को सबके साथ शेयर करेंगे, मैं अकेला उस रिस्क को बियर नहीं करूंगा, अफोर्ड नहीं करूंगा उसके अंदर। तो इसी वजह से कि ये इनका बेसिक आइडिया था, और इसी आइडिया के रीज़न से वहाँ के लोकल वेंडर्स को कॉन्टैक्ट किया गया, ताकि लोकल वेंडर्स को भी एक बहुत बड़ा इवेंट मिल जाए और एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम के साथ इवेंट करने का काम मिले इसके अंदर, और उनकी भी सेल बढ़े, उनकी प्रोडक्ट से सेल हो और उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो साथ में उनको एक कॉन्टैक्ट दिया गया, उसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई कि आपको हम जो भी प्रोडक्ट होंगे हम आपसे ही परचेज करेंगे, आपकी भी सेल बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ में आपको हमारे साथ कुछ काम करने पड़ेंगे। और वो क्या काम करने पड़ेंगे, एक तो जो सेटअप कॉस्ट आएगी उसमें आप भी कुछ डिवोट दोगे, आप भी कुछ उसमें पैसा दोगे, और प्लस यदि कोई उसमें ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क होती है तो रिस्क सब मिलकर बेयर करेंगे, मैं अकेला बेयर नहीं करूंगा, ताकि मेरी रिस्क और कॉस्ट कम हो जाए। तो इस वजह से वहाँ के लोकल वेंडर के साथ उसने कॉन्टैक्ट किया इसके अंदर। फिर प्लस नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एलिना राय, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, हैज डिवाइडेड देयर टीम इनटू मिडिल मैनेजर्स। वो क्या क्या करेंगे काम, ये टीम क्या काम करेगी, वो टीम काम करेगी वहाँ का जो फाइनेंस है, कस्टमर सर्विस है, सप्लाईज है, कम्युनिटी
एंगेजमेंट एंड आईटी है, इन सबको वो मैनेज करेगी, इन सारे फंक्शंस को मैनेज करेगी वो टीम। वो जो टीम है वो टीम इन सारे फंक्शंस को मैनेज करेगी। टीम बना दी गई है और टीम बनाने के बाद वो टीम मिलकर, उनके मेंबर्स मिलकर इन सारे फंक्शंस को वो मैनेज करेंगे और मैनेज करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट क्या करेंगे, डायरेक्टली एलिना को सबमिट कराएंगे इसके अंदर और वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो अपना काम अलग अलग कर सकते हैं लेकिन एक टीम के साथ काम करेंगे, टीम में मिलकर काम करेंगे। अपना अलग आपको मैनेज करना है लेकिन टीम के साथ डिस्कशन करके आपको अपना काम मैनेज करना है। इसके अंदर एक टीम वर्क में काम करोगे आपस में। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि जब ये इवेंट सक्सेसफुल हो गया इसके अंदर, और बीच में एक ये भी दिया गया इसके अंदर कि यहाँ पे क्या एक चैलेंज आया, वही कोविड-19 का जो टाइम आया, उस कोविड-19 के टाइम पे चैलेंज आया और कुछ टाइम के लिए इवेंट्स बंद कर दिए गए थे क्योंकि कोविड-19 का टाइम था तो आप गैदरिंग नहीं कर सकते हो, तो कुछ टाइम के लिए ये इवेंट्स बंद कर दिए गए थे। फिर इसके बाद आया इसके अंदर कि जब ये इवेंट सक्सेसफुल हो गया और इसमें अच्छा बेनिफिट दिखने लगा, आपको अच्छी ग्रोथ दिखने लगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एज्यूमिंग द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल to normalize by next year, the team at Monolith anticipates many more such events like this। तो इसके वजह से और इवेंट्स क्या होने लगे मार्केट में हो गए, विथ बिग इवेंट कंपनीज ज्वाइनिंग द पार्टी टू इमिटेट देयर कॉन्सेप्ट। तो इसने क्या किया, अदर बिग जो इवेंट कंपनीज थी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इमिटेट कर लिया, कॉपी कर लिया और इसी कॉन्सेप्ट के काफ़ी इवेंट इसके जैसे ही कराने लगे इसके अंदर। तो उससे क्या हो गया, इसमें कंपटीशन और धीरे धीरे बढ़ता गया इसके अंदर। तो ये बेसिक आपकी इसके स्टडी का कंसेप्ट है। हाँ, तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर आपका कंसेप्ट आता है और फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू। फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट एलिना रॉयस टीम। तो एलिना रॉयस टीम का कौन सा स्टेटमेंट इसमें अनट्रू है, ट्रू नहीं है, तो वो देखेंगे आगे। फर्स्ट नंबर है, दे आर ग्रुप ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। ठीक है, फंक्शनल मैनेजर का ग्रुप बनाया गया था क्योंकि वो एक फाइनेंस मैनेज करेगा, एक प्रोडक्शन, एक सप्लाई मैनेज करेंगे, तो एक फंक्शनल लेवल का ग्रुप बनाया गया, तो वो ट्रू है। सेकेंड नंबर था, ये ग्रुप बनाने का जो एम था, जो टीम बनाने का एम था, एम एट फैसिलिटेटिंग द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी आप मैनेज कर सकें, सारे बिजनेस को, सारे फंक्शन को अच्छे से मैनेज कर सकें, उसके लिए बनाया गया, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है, दे वुड वर्क आइसोलेटेड, बट आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड में वर्क नहीं करेंगे, वो टीम पे वर्क करेंगे, बट वर्क टुवर्ड्स कोर बिजनेस स्ट्रेटजीज, कोर बिजनेस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और आइसोलेटेड पे काम करेंगे, जबकि वहाँ पे क्या करेंगे, टीम पे काम करेंगे, तो ये वो उसके अंदर ट्रू नहीं है, ये अनट्रू है क्योंकि आइसोलेटेड नहीं है, वो टीम पे काम कर रहे हैं इसके अंदर। ये मैंने स्पेशली हाईलाइट किया था इसके अंदर कि आपके जो मेंबर्स हैं वो टीम में काम करेंगे इसके अंदर, ये मैंने अलग से हाईलाइट किया, देखिए इसके अंदर ये सभी जो है एक टीम में काम करेंगे, सारे जो मेंबर्स होंगे आपके वो इन सभी डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेंगे बट एक टीम में मैनेज करेंगे, जबकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइसोलेटेड कंसेप्ट, तो आइसोलेटेड में वो काम नहीं करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे, टीम पे काम करेंगे इसके अंदर, तो ये आपका अनट्रू है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, दे वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस। यस, ये भी है ट्रू, ये भी दिया गया उसके अंदर कि वो अपने जो रेस्पेक्टिव फंक्शंस को खुद कंट्रोल करेंगे इसके अंदर, लेकिन एक टीम की हेल्प लेके काम करोगे आप, तो आइसोलेटेड पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, अनट्रू है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वेंडर एंगेजमेंट फॉर DRIPP। तो ये जो लोकल वेंडर्स हैं, उन लोकल वेंडर्स के साथ एंगेजमेंट या उन लोकल वेंडर के साथ कांटेक्ट क्यों किया गया, वो दो रीज़न थे। एक तो जो आपकी कॉस्ट है वो मिलकर, जो कॉस्ट है वो मिलकर अफोर्ड कर सकें अपन, जो आपकी कॉस्ट है वो मिलकर अफोर्ड कर सकें, कॉस्ट है वो मिलकर अफोर्ड कर सकें अपन इसके अंदर, और प्लस आपकी रिस्क शेयरिंग कर सकें, तो आपके एक के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट का और रिस्क का बर्डन नहीं आए, इसलिए उन वेंडर्स के साथ में कोलैबोरेशन, उन वेंडर के साथ में कांटेक्ट किया गया। तो वो कौन सा कांटेक्ट कहलाया, इकोनॉमिकल कांटेक्ट किया गया, इकोनॉमिकल अलायंस किया गया, ताकि आपकी इकोनॉमिकली आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आ जाए, आपकी कॉस्ट कम कर सकें। ये लिखा है इन्होंने क्लियरली, स्पेशली मैंने मेंशन किया है इसके अंदर कि वहाँ पे जो कॉस्ट है वो आप शेयर कर सकें,
जो आपकी कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट, वो एक तो मिलकर शेयर कर सकें और अपन रिस्क अपनी शेयर कर सकते, आपके ऊपर कोई ज़्यादा इकोनॉमिकली कॉस्ट का फंड का बेनिफिट या लॉस या आपका बर्डन नहीं आ जाए। तो इकोनॉमिकली अलायंस किया गया उनके साथ में। फिर नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोकल वीक पॉइंट फॉर ड्रिप सक्सेस इफ द पेंडेमिक मतलब कोविड-19 पेंडेमिक अलाउ मोर टाइम फॉर कॉम्पिटिटर्स। तो यदि जो कोविड-19 पेंडेमिक का टाइम है उसमें यदि वो टाइम बढ़ता गया और ये इवेंट कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रोक दिया गया, तो जब कॉम्पिटिटर्स होंगे तो कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या बेनिफिट मिल जाएगा और इसकी सक्सेस में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखो क्या होता है कि जब कोई इवेंट रुक जाता है तो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको उस इवेंट को स्टडी करने का, उनके कंसेप्ट को समझने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो आप लोगों ने जो एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर रखे हैं कॉम्पिटिटर्स के लिए कि आपने यूनिकनेस बना रखा है अपने इवेंट के अंदर, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप देते हो, हेल्दी ड्रिंक्स आप देते हो, वहाँ पे एक ही जगह पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहे हो, ट्रिक्स एंड टिप्स आप दे रहे हो, वहाँ पे ट्रेनिंग आप दे रहे हो, तो वो इस तरह की यूनिकनेस आपने बना रखी है। जब आपके इवेंट कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएंगे, एक बार के लिए इवेंट आपका बंद हो जाएगा, तो जो कॉम्पिटिटर्स होगा उन सभी कॉम्पिटिटर्स को आपके इवेंट्स का पूरा स्टडी करने का टाइम आपको मिल जाता है। और जब आपके कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने का पूरा, आपकी पूरी सिनर्जी, आपकी पूरी प्लानिंग को स्टडी करने का टाइम मिल जाएगा, तो आपने जो कॉम्पिटिटर्स के लिए एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर रखे हैं वो क्या कर देंगे, उनको ओवरकम कर देंगे इसके अंदर। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनएडिक्वेट, एंट्री बैरियर्स जो आपने बना रखे हैं वो एंट्री बैरियर्स इनएडिक्वेट हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि उन्होंने आपकी सिस्टम को पूरा स्टडी कर लिया है और स्टडी करने के बाद आपकी जो यूनिकनेस थी उसको ओवरकम कर दिया इन्होंने। तो इनएडिक्वेट एंट्री बैरियर्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ऋषि भल्लाज टीम इज फॉर्म्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऋषि भल्ला की टीम आपको किस पर्पस के लिए बनाई गई है। तो देखो इसमें बहुत लॉजिकल कंसेप्ट है, समझिएगा अच्छे से, इसीलिए मैं इसके स्टडी को करा रहा हूँ इसी क्वेश्चन के लिए स्पेशली। तो ऋषि भल्ला की जो टीम है, इस टीम को इसलिए बनाया गया, ऋषि भल्ला की जो टीम है वो इसलिए बनाई गई है जिससे कि अपन राइट प्रोडक्ट को, जिससे अपन क्या करें, राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे और राइट प्राइस में प्रोवाइड कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, न कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। ध्यान रखिएगा इसके अंदर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेनिफिट है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसी बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। तो जब आप चैप्टर नंबर 6 आप पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है और उस चैप्टर नंबर 6 में आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंसेप्ट आपको दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 जब आप पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर नंबर 6 में सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक का कंसेप्ट आपको दिया गया है। उसमें पेज नंबर 6.17 जब आप पढ़ेंगे तो पेज नंबर 6.17 पे एक टॉपिक है, इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेम एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें एक टॉपिक दिया गया है और वो टॉपिक है इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेम एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये टॉपिक दिया गया है जिसमें दोनों के डिफरेंस आपको बताए गए हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस आता है। तो वो इनके डिफरेंस बताए गए हैं। इनके लास्ट के 3 पॉइंट जो आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस टॉपिक के लास्ट 3 पॉइंट जो आप पढ़ेंगे, इस 3 पॉइंट्स में क्लियर बता रखा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या एडिशनल है जो कि लॉजिस्टिक में नहीं है। और इसी के लास्ट के 3 पॉइंट्स में आपको लिखा गया है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपन इसलिए यूज करते हैं जिससे कि अपन राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे राइट प्राइस में प्रोवाइड कर पाए। उसी बेनिफिट के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज किया जाता है। तो इसका आंसर सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इसके अंदर, क्योंकि इस डिफरेंस में आप पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइन जब पढ़ेंगे इसके तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट
और इसके लास्ट 3 पॉइंट्स के अंदर ये कंसेप्ट क्लियरली मेंशन है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसलिए यूज़ करते हैं जैसे अपन राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे राइट प्राइस में प्रोवाइड कर सकें। तो ये इसका आंसर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इस चीज़ में। लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट केस स्टडी का अपना लास्ट क्वेश्चन आता है और वो लास्ट क्वेश्चन है इवेंट मैनेजमेंट फर्म सच एज मोनोलिथ इवेंट्स LLP आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसने कौन से स्ट्रक्चर को यूज़ किया है? तो देखो स्टूडेंट, मैंने वहाँ पे आपको समझाया है इसके अंदर कि 3 डे का इवेंट होगा उसके अंदर, और 3 डे का इवेंट जहाँ हो रहा है वहीं पे एक ही जगह पे, जहाँ गोवा में ये इवेंट हो रहा है तो वहीं पे या कहीं भी इवेंट हो रहा है उस इवेंट के 3 डे का इवेंट होगा। उस 3 डे के इवेंट में वहीं पे एक ही जगह पे आपको फूड्स मिलेगा, अवेलेबल होगा, कंसल्टेंसी मिलेगी वहीं पे आपको, और वहीं पे ट्रेनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। तो आपको क्या किया गया है, जितनी भी सर्विसेज होंगी वो आपने सभी सर्विसेज को एक जगह पे कंबाइंड कर दिया गया है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ को, सभी सर्विसेज को एक ही जगह पे कंबाइंड कर दिया जाता है, उस स्ट्रक्चर को नेम दिया जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। 7 नंबर चैप्टर में स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं, उन स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स के अंदर क्लियर लिखा हुआ है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को, फंक्शंस को एक ही जगह पे कंबाइंड कर दिया जाता है, तो वो आपका स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और यहाँ पे यही किया गया है, इसमें फूड्स हेल्थ ड्रिंक्स भी आपको वहीं मिलेंगी उसी जगह पे, उसी जगह पे आपको जहाँ इवेंट हो रहा है वहीं पे आपको कंसल्टेंसी मिलेगी, और वहीं पे आपको ट्रेनिंग टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। तो सभी सर्विसेज एक ही जगह पे प्रोवाइड कराई गई हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपका होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर आता है इसके अंदर। तो एक ही जगह पे सभी सर्विस आपको मिल रही हैं, तो वो आपका कंसेप्ट था मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। चैप्टर 7 के अंदर आपको दिया गया है ये, और चैप्टर 7 में इसके कंसेप्ट है। तो ये टॉपिक था आपका स्टूडेंट, आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ का कंसेप्ट। तो मैंने सभी को इस तरह से प्रॉपरली हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड कराया है। अब आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, सभी केस स्टडीज़ को प्रॉपरली आप रिवाइज कीजिएगा। सभी केस स्टडीज़ को मैंने हाईलाइट करके, की पॉइंट्स की सेंटेंस क्या वो सभी हाईलाइट करके आपको दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फिर आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।